बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, वफाकी बजट 2023-24 की मंजूरी के बाद हुकूमत ने जब बजट की तैयारी शुरू की थी तो उस वक्त तकरीबन ऐसा लग रहा था कि हुकूमत ने IMF को अल्लाह हाफिज़ कह दिया है। ताहम अब वफाकी बजट की मंजूरी के बाद क्या हुकूमत अपने उस फैसले पर कायम रहेगी और IMF के नए जायज़े को अल्लाह हाफिज़ कह चुकी है, या फिर दोबारा इस नए जायज़े को मुकम्मल करने के लिए IMF से रुजू करेगी और कोशिशें करेगी? और अगर हुकूमत इन कोशिशों में कामयाब नहीं होती है तो प्लान बी क्या है? क्योंकि IMF के नए जायज़े के अलावा अगला जो IMF प्रोग्राम है वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन नवा जायज़ा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर इसमें नाकामी होती है तो फिर प्लान बी क्या है? प्लान बी के हवाले से चंद रोज़ कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कुछ गुफ्तगू मीडिया से की थी, सुनिए क्या क्या। चीन के हवाले से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने एक इंतहाई अहम गुफ्तगू की और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ क्या कह रहे थे, सुनिए। वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो भी कहते तो नहीं लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं, आप ये कर्जे लेकर आप उनको इस्तेमाल करें, आप अपना रिसोर्स जनरेट करें। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की वो बज़ाहिर ये बता रही थी कि हुकूमत को या पाकिस्तानी अवाम को बेसिकली कर्ज़ों के रीस्ट्रक्चरिंग और रीशेड्यूलिंग के बजाय अब ख़ुद भी कुछ करना होगा। यही बातें उन्हें चीन की जानिब से और चीन जैसे दोस्त मुल्क की जानिब से अगर वाज़े तौर पर नहीं तो इशारों में कही जाती हैं। इस सारी सूरत हाल में हम कैसे इस सारी सूरत हाल से निकल सकेंगे? हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, इरफान इकबाल शेख साहब हैं, सदर FPCCI के, डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब हैं, माहिर मईशत हैं, खाकान हसन नजीब साहब हैं, माहिर मईशत हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इरफान इकबाल शेख साहब से, सदर हैं FPCCI के। इरफान इकबाल शेख साहब, आपके ख्याल में जो सिचुएशन है और जो गवर्नमेंट का प्लान बी है, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर के ओहदेदार, के आप समझते हैं कि ये प्लान बी वाइबल है गवर्नमेंट का, जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग रीशेड्यूलिंग सिर्फ 3 ममालिक से और इससे पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल आएगा? देखिए, अगर IMF के साथ नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि इन सारे हालात में इसको सही तरीके से चलाना आसान काम नहीं होगा। बेहतर तो ये था कि हमारा IMF के साथ हो जाता और हम चीज़ों को थोड़ा सा उसमें अच्छे तरीके से उसको डील कर जाते। बट अगर IMF नहीं करता तो इन्होंने जो प्लान बी बनाया है, इसमें देखिए सबसे पहला जो काम है कि, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ा मसला जो आएगा ना वो आपकी रिस्ट्रक्चरिंग का ही है, क्योंकि आपके डेट ना वो सब उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, उसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। सर्कुलर डेट्स, आपके फिजिकल डेट, सारे जो ना आपके सर के ऊपर खड़े, और इसमें जब तक इसमें इन्वॉल्व रहेंगे आप चीजों को बेहतर तो नहीं कर सकेंगे। तो सबसे जरूरी चीज है ना वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इरफान इकबाल शेख साहब, थोड़ा सा आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब की तरफ चलूंगा। खाकान हसन नजीब साहब, आपके ख्याल में प्लान बी वाइबल होगा पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने में, या ये सिर्फ 1 आध महीने का रिलीफ हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो बिल्कुल क्लैरिटी रखें, पिछले 14 महीने से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अथॉरिटीज को ये गुजारिश है कि IMF के अलावा देयर इज नो प्लान। अगर IMF से इनहराफ ना किया होता तो आज $4 अरब से नीचे के ज़खायर पर पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ना खड़ा होता। पाकिस्तान जहां पर इकोनॉमिकली है वहां पर भी ना होता। पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो भी शायद यहां पर ना होती। ये मैं क्यों कहता हूं? अगर आप आज ले लीजिए कि लेट से 9th रिव्यू कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपको $1 अरब मिल जाएगा IMF से, $3 अरब आपको फ्रेंडली कंट्री से आ जाते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं। सो 4 बिलियन प्लस 4 बिलियन जो आपके रिजर्व्स में है, आपके रिजर्व्स को $8 अरब पे ले जाते हैं। मैं कोई हाइपोथेटिकल नहीं, वेरी वेरी कैटेगोरिकली ये कह रहा हूं कि अगर ये $8 अरब के रिजर्व्स होते आपके तो रुपए पे भी प्रेशर ना होता। और ये जो अगला साइकिल है इलेक्टोरल, यानी कि जुलाई से जो आपका टाइम है नवंबर तक, ये कंफर्टेबली गुजर जाता। अब लेट्स से कि इफ यू फेल टू डू दिस देन व्हाट यू डू। ये लोग प्लान बी
की बहुत सी बात करते हैं, प्लान बी इज इन वोग शाहिद साहब। इसका मतलब यह है कि प्लान बी चल रहा है। वो क्या है? वो है कि आपने इंपोर्ट्स पे कदगन लगाई हुई है, आपने 15% इंपोर्ट जो नॉन एसेंशियल है उसको तो बिल्कुल रोका हुआ है, पर जो 85% आपकी एसेंशियल इंपोर्ट है, जिसमें पार्ट्स हैं, कॉटन है, मशीनरी है, फूड है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टैगर करके हर माह संभाल के 4 अरब डॉलर के करीब रखें। जब आप ये कर रहे हैं, दिस इज नंबर 1 शिर्क जो आपकी प्लान बी की है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि आप देखिएगा कि आपको चाइना आई थिंक इज द ओनली कंट्री जो थोड़ा सा एक बेल आउट, 2 बेल आउट अभी दे चुका है आपको, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, बिकॉज मुझे वो नंबर मालूम है एग्जैक्टली कि क्या फाइनेंसिंग हुई है। वो दे चुका है और तीसरा भी शायद दे देगा, यही आई थिंक प्लान बी है, और पॉसिबल है कि सऊदी अरेबिया से दे दे। अब आपको मैं कहता हूं कि प्लान बी बेटर क्या हो सकता है? प्लान बी बेटर ये हो सकता है कि आप अगर 9th रिव्यू नहीं भी कर पाते, चले कोई बात नहीं, मत घबराएं। आप ये कीजिए कि पाकिस्तान को एंगेज कीजिए अगेन 1 जुलाई से आईएमएफ के साथ, पर एंगेज कीजिए नॉट विद दी अथॉरिटीज, बट गेट समवन स्मार्ट जिसको आईएमएफ संभालना आता हो, जिसको आईएमएफ की जबान बोलनी आती हो, उसको एंगेज करें। आईएमएफ खाकान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया है कि जो आईएमएफ को जो है ना कंट्रोल कर सके जुलाई में। इसी में दोबारा मैं आपसे एक सवाल बाद में लूंगा, लेकिन डॉक्टर फारूक सलीम साहब को ऐड करूंगा। फारूक सलीम साहब, आप एग्री करते हैं खाकान हसन नजीब साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये 3 या 4 हकाइक सामने रख लेते हैं। जो नया माली साल शुरू हो रहा है उस 12 महीनों में पाकिस्तान ने कोई लगभग 23 से 24 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियां करनी है, ये पहली हकीकत। दूसरी ये है कि अगले 3 सालों के अंदर जो बैरूनी अदायगियां हैं वो उनका जो तखमीना आ रहा है वो कोई 75 अरब डॉलर का आ रहा है। दूसरी हकीकत सामने रख लीजिए कि श्रीलंका आईएमएफ के साथ मुआहिदा नहीं कर सका, लेकिन डिफॉल्ट हुआ और डिफॉल्ट के बाद वापस आईएमएफ के पास श्रीलंका को जाना पड़ा। जो आप बात कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, रिप्रोफाइलिंग की बात कर रहे हैं, आज अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहें, रिप्रोफाइलिंग चाहें, वो भी आईएमएफ के थ्रू ही होगी। तो आईएमएफ के पास ही आज जाएं, कल जाएं, डिफॉल्ट से पहले जाएं, डिफॉल्ट के बाद जाएं, चाहे आपने रिस्ट्रक्चरिंग करनी हो, चाहे आपने रिप्रोफाइलिंग करनी हो, प्लान अगर कोई एग्जिस्ट करता है, मेरे ज़हन में प्लान बी, अगर कोई प्लान बी किसी के जहन में है, अगर वो वजीर खजाना साहब ने अपनी जेब में छुपा के रखा है, तो खुदा वो मार्केट से शेयर करें, वो स्टॉक मार्केट से शेयर करें, वो मीडिया से शेयर करें, वो आलमी इन्वेस्टर्स से जो सरमायाकार है उनसे शेयर करें, क्योंकि एक शहर यकीनी की फजा छाई। ठीक है। और तक हुकूमत अपना कोई मंसूबा, अपनी कोई हिकमत अमली, अपना कोई रोड मैप, आप उसको प्लान बी कर लें, जब तक वो आम आवाम से, मीडिया से, मार्केट से शेयर नहीं करती, हमें बताती। फर्रुख सलीम साहब, लेकिन जिस तरीके से खाकान हसन नजीब साहब कह रहे थे कि प्लान बी तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, 2 आपको जो है ना रिलीफ चाइना दे चुका है, तीसरा रिलीफ देने जा रहा है, तो प्लान बी तो सिवाय हमें जो है ना कर्जों की ओवरऑलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग के अलावा नजर नहीं आता। देखिए, पिछले 5 या 6 महीने से अगर हम कोई सबक सीखना चाहते हैं तो जो फ्रेंडली कंट्री जिनको हम कहते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूनाइटेड एमिरेट्स हो, उन्होंने भी ये कहा है कि इजाफी कर्जाजात के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ की छतरी के बगैर उनकी जो पैकेजेस हैं वो नहीं दे पाएंगे। वो उनकी तिजोरियों की चाबियां हैं या तिजोरी का दरवाजा है, वो आईएमएफ की छतरी के बगैर नहीं खुलेगा। जो बात हो रही है वो मियरली रोल ओवर हो रहे हैं, जो पुराने से जो रिव्यू हो रहे थे रोल ओवर किया क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे इजाफी डॉलर। ओके फारूक साहब, 1 मिनट के लिए इरफान इकबाल शेख साहब को ऐड करूंगा गुफ्तगू में। इरफान इकबाल शेख साहब, जो बात खाकान हसन नजीब साहब ने की और फारूक सलीम साहब ने की, एक बात वाज़ेह है कि आईएमएफ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस बजट में अगर अपने पैरों पे खड़े होने की वज़ीर आज़म की बात को देखते हैं, जो उन्हें चाइना से इशारे मिलते हैं कि अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें, तो कारोबारी तबके के लिए बजट में ऐसा क्या है जिसमें आप हमें ये उम्मीद दे सकें कि आप खड़े होने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो बजट दिया है, मैं समझता हूं कि इसमें
पॉलिटिकल अपना आंसर थोड़ा उसमें ज्यादा था, और बाकी चीजें जो है ना वो ये पूरे साल के ये बजट नहीं था। ये कुछ और अपना 3 या 4 महीनों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बजट को पेश किया है, क्योंकि ये बजट जो है इसमें बेशुमार चीजें जो है ना उसको इग्नोर अभी हमने किया गया है। देखिए मसलन क्या क्या इग्नोर किया गया है? आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो कि तकरीबन 31.8 से इस वक्त 26 और 27 के दरमियान रहेंगी, और आप वहां पे डिक्लाइन कर गए। इसी तरह आपकी रेमिटेंस जो है वो 31.2 से आपकी तकरीबन 27 और 28 के दरमियान में आएंगी। अब ये दोनों चीजें जो ना हमने इनसे कहा था इसके लिए पॉलिसी दे दें। देखिए अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो फिर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पॉलिसी एक लेके आनी पड़ेगी, ताकि इंडस्ट्री होगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडस्ट्री होगी तो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, और इंडस्ट्री होगी तो आपका जॉब क्रिएशन होगी। बिल्कुल तो इस मुल्क के लिए जरूरी है। नंबर 2 एनर्जी। एनर्जी हमारा इतना महंगा हो गया, हमारा एनर्जी मिक्स जो है ना वो ठीक नहीं है। हमारे एनर्जी मिक्स में हम इरफान इकबाल शेख साहब आपने 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं। नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले इरफान इकबाल शेख साहब ने एक बहुत अहम बात की, इसको मैं आगे अपने दोनों जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने रखना चाहूँगा कि इस बजट में हुकूमत ने मुल्क के जो माशी अहदाफ हैं उनको टारगेट किया हो या ना किया हो, अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल बचाने की पूरी तरह से कोशिश की है। इरफान इकबाल शेख साहब आप कुछ फैक्टर्स बता रहे थे, खासकर तवानाई पर आप जिक्र कर रहे थे कि वो आपको फराहम नहीं हो रही। देखिए एनर्जी जो है ना हमारा, आप देखें कि हमने जब दुनिया 2012-13 में जा रही थी इसकी तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो हम जा रहे थे वहां पे। हमने पेट्रोल के ऊपर तवक्कल किया, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर तवक्कल किया, और हम इसकी वजह से रह गए। देखिए हम जब तक अपने हमारे पास उसके कोल के हमारे पास हैं ज़खायर हैं, और सबको पता है कितने हैं। अब जब हम कोल टू गैस और कोल टू लिक्विड हम इसमें नहीं जाते, हमारी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं हो सकती। हमने जैसे इन्होंने बताया कि 25 बिलियन के हमने देने हैं इस साल, अगले साल में, और 3 सालों में तकरीबन 70 बिलियन करीब देना। तो हम कैसे किस तरह से इसको पूरा करेंगे? इसके लिए कोई प्लान बी कौन से वाला जो उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, जो बताते नहीं है। कम से कम 7 तो रखे हमें। अच्छा, हमें बताएं तो सही। इस वक्त इरफान इकबाल शेख साहब आपके ख्याल में महंगाई है 1957 से जो है ना वो बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुंच चुकी है, और इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। आपने कहा कि ये एक पॉलिटिकल बजट है, इसमें इंडस्ट्रीज नहीं ग्रो कर सकती, इसके अलावा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। हुकूमत ने सिर्फ अपना पॉलिटिकल कैपिटल तो बचा लिया है, लेकिन आगे वे फॉरवर्ड जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा। देखिए इंटरेस्ट रेट आपको मैं बताऊं, हम अपना जब मुकाबला करते हैं तीनों अपना मुल्कों के साथ जो हमारे साथ हैं, चाइना 2.83 पे है, इंडिया 6.5 पे है, बांग्लादेश 6% पे है, जबकि हम 21% पे चले गए हुए हैं, और इसमें 3% अभी हमारा कमर्शियल बैंक का भी लगना है। तो 24% में हम कैसे फिजिबल होंगे, कैसे कंपीट करेंगे? इसी तरह से हमारी जो है क्या नाम है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ये दे रहे हैं तीनों मुल्क तकरीबन 8 सेंट में, हम है 18 सेंट में। चलें ठीक है, मैं जरा आपका पॉइंट डॉक्टर फारूक सलीम और खाकान हसन नजीब साहब के पास ले जाना चाहूंगा। खाकान साहब, आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो बजट की तैयारी में IMF को इनिशियली हमें लग रहा था कि अल्लाह हाफिज कर दिया, उसकी वजह यह थी कि IMF की शराइत के साथ बजट की तैयारी की सूरत में पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो सेक्रीफाइस होगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने कोई IMF को रिस्पॉन्स देने के बजाय अपना पॉलिटिकल बजट तैयार किया, और अब उसके बाद दोबारा 9वें जायजे की बात करें तो पॉलिटिकल कैपिटल को तरजीह दी है इकोनॉमी पर आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने? शायद आई थिंक गवर्नमेंट ने ना बहुत ज्यादा टिंकर नहीं किया बजट के साथ। उन्होंने कोई ऐसे कलीदी फैसले नहीं लिए कि कोई टैक्स रिफॉर्म दिखाई दे, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म दिखाई दे। उन्होंने मिनिमम टिंकरिंग के साथ मसलन अगर आप कई दफा अथॉरिटीज को सुने तो वो आपको बताएंगी कि हम 7200 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे इस साल, उसमें आप अपनी ग्रोथ लगा लें, आप उसमें अपनी इन्फ्लेशन लगा लें, तो आप 9000 पे पहुंच जाएंगे। व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? दे आर ट्राइंग
टू से कि जो नेचुरल इन्फ्लेशन आएगी उससे और टैक्स इतना कलेक्ट हो जाएगा। 200-250 के एक टैक्स मेजर्स हैं, पर कोई कलीदी टैक्स में कि हम रिटेल और होलसेल या प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स या कोई कलीदी तब्दीली में जाएं या टैक्सेशन के निजाम को आसान बनाएं, टैक्सेशन मतलब आप कह रहे हैं हम इजी अर्निंग मनी पे ही चलते रहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने को तैयार नहीं है। देखें, एक बात याद रखें कि आपको ना अब स्टेप प्रोसेस करने हैं, कौम को समझना है, अथॉरिटीज को समझना है, सब लीडरशिप्स को समझना है, इलेक्टोरल प्रोसेस को गुजारना है। मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर 9th रिव्यू नहीं होता तो ये जो प्लान बी मैंने आपके सामने रखा है आप देख लीजिएगा, यही प्लान बी होगा। आप इसमें से बिकॉज अगला साल जो है, मैं आपको अब एग्जैक्ट नंबर देता हुआ जा रहा हूं कि व्हाट इज द आप जुलाई से नवंबर तक एक्चुअली बोझ इतना बड़ा है नहीं है पाकिस्तान पे। हम सेल कर जाएंगे अगर ये दो ममालिक जो हैं, क्योंकि वन हैज टू बी वेरी ऑपरेशनली प्रैक्टिकल कि ये टाइम गुजरेगा कैसे। खाकान साहब, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ही मेंशन किया, आपने कहा जुलाई में हमें दोबारा आईएमएफ से रुजू करना चाहिए और एक ऐसा आदमी लीड करे जो आईएमएफ को एंगेज भी कर सके और पाकिस्तान को बेल आउट भी लेके दे सके। इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से आईएमएफ को इब्तदा से धमकियां दी, जिस तरीके से सींग अड़ाए, तो आपको लगता है कि जुलाई में, देखें अभी तक की जो सिचुएशन है 12 अगस्त तक यही गवर्नमेंट है, अगर असेंबली पहले डिसॉल्व हो जाती है तो सूरत में नहीं कह सकते, डार साहब के पुराने रवैयों पे आईएमएफ हमसे बातचीत करेगा जुलाई में? देखिए, बात तो एंगेज तो अथॉरिटीज को करना है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप का लेवल है वो तो बड़ी मतलब एक माइन्यूट इंडल्जेंस होती है। ये मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ कि मैंने ये दोनों पाकिस्तान के जो प्रोग्राम है, पिछला प्रोग्राम तो मतलब थ्रू आउट कंप्लीट किया था, ये जो करंट प्रोग्राम है इसमें भी मैं मौजूद था जब हम इसको पाए तकमील तक पहुंचा रहे थे इनिशियली। तो वो तो एक बड़ी ज़िमनी सी इन्वॉल्वमेंट आती है, वो अपनी टीम को समझा सकते हैं। सो लेट द टीम डिस्कस। जुलाई अगस्त में एंगेज रहेंगे। जो लोग आपको ये सही बता रहे हैं कि क्या आपकी फ्रेंडली कंट्रीज पैसे आपको दे देंगी, वो भी तभी देंगी कि अगर आप ऑन दी अदर हैंड साथ ये शो कर रहे होंगे कि हम आईएमएफ से एंगेज्ड हैं, लेट द न्यू गवर्नमेंट कम इन, और हम कॉन्टूर्स तय कर रहे हैं। मैं आपको बहुत मतलब ऑपरेशनल पाथ दिखा रहा हूं। आप एंगेजमेंट का एक बेहतर तरीकाकार बता रहे हैं। फर्रुख सलीम साहब, आप एग्री करते हैं खाकान साहब के इस पॉइंट से, और खासकर इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए एक नया भी पेंडोरा बॉक्स खोला है इसहाक डार साहब ने कि आईएमएफ के मामले में जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, वो ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता ये सब कुछ हो? देखिए, हमारा बुनियादी मसला जो है वो यकीन जानिए वो मईशत नहीं है, वो सियासत है। जब माशी फैसले किए जाते हैं सियासी तरजीहों के ऊपर, सियासी तरजीहात के ऊपर, तो फिर मईशत को और पाकिस्तान में जो 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है। आईएमएफ के अलावा अगर कोई और प्लान नहीं है तो फिर जिससे हम उधार लेना चाहते हैं उसको कहना कि आप हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो ये सोचने की बात है कि क्या ये पाकिस्तान के मुफाद में है कि जिससे उधार लेने जा रहे हैं उसी पर हम कुछ साजिशी इल्जामात जो हैं वो लगाना शुरू कर दें। जी, मैं नहीं समझता हूं कि जब तक आप सियासत और मईशत को या तो पाकिस्तान में अलग अलग नहीं करेंगे और या फिर सियासतदान मिल बैठ के एक वो मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा जिसको वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी, उसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो इत्तेफाक राय नहीं होती। तो या तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इत्तेफाक राय हो जाए और या फिर आप मईशत और सियासत को अलग अलग करें। सही। इरफान इकबाल शेख साहब, आप एग्री करते हैं फर्रुख सलीम साहब के पॉइंट से, और जिस तरीके से खाकान हसन नजीब साहब ने कहा कि हमें आईएमएफ के साथ एंगेजमेंट करनी होगी ताकि फ्रेंडली कंट्रीज भी हमारी चीजों को रोल ओवर करें और आईएमएफ से भी रिलीफ मिल जाए? देखिए, मैं बिल्कुल फारूक साहब की इस बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कि हमें फौरी तौर पे इस चीज को देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है, 15 इयर्स का हम बना रहे हैं, हमने बना दिया है। हमने तो पहले जरदारी साहब को भी बुला लिया है कि 15 इयर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान हमने बनाया है। हम सब जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हम सब लीडर्स को हमने सबको खतूत भेज दिए हैं, सबको हमने इनविटेशन भेज दिया है कि हमारे साथ आए, बैठे, बात करें, ताकि हम इसका एक जो पॉलिसीज में कंटिन्यूटी है। देखिए, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इरफान साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जुमला कहा है। आपने एफपीसीसीआई ने एक 15 इयर्स प्लान बनाया
और आप दावत दे रहे हैं तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को कि वो आकर बैठे उस पर डिबेट करें? जी बिल्कुल, हमारे साथ आए, कंसेंसस करें और उसमें जो अपनी बात को इंसर्ट करना चाहते हैं, जो हमें कबूल होगी हम उसको करेंगे। हम चाहते हैं कि तमाम पार्टीज यहाँ मिलके बैठे, 15 इयर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान बनाए ताकि इस मुल्क की इकोनॉमी चल सके। खुदारा पॉलिटिक्स को थोड़ा छोड़ दे। 74-75 साल से आपने पॉलिटिक्स खेल लिया, प्रायोरिटी पे रखा उसको। अब मईशत है। अब मुझे बताएं दुनिया में आपके ख्याल में इरफान साहब, गो के आपने एक 15 साला मंसूबा बनाया, एक बहुत बड़ा वर्किंग पेपर होगा, चीदा पॉइंट्स उसमें क्या हैं जिसमें आप पाकिस्तान की चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब टैक्स की बात आती है तो फिर भी ताजिर कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन इतनी नहीं है, इनकम इतनी नहीं है, मजीद टैक्स कितना दें? तो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स के फैसले तो करने पड़ेंगे, जैसा कि खाकान हसन नजीब साहब बता रहे थे कि हुकूमत ने कोई बड़े टैक्स इस बजट में भी आप लोगों पे नहीं लगाए। देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स तो हम बड़ी मुद्दत से कहते आ रहे हैं कि इतना बड़ा मुल्क जिसकी पॉपुलेशन है कोई 24 करोड़ के करीब या 25 करोड़ के करीब, तो हमारे पास असेसीज हैं कोई तकरीबन 35 लाख के करीब। तो खुदा के लिए इसको कम से कम 10% तो होना चाहिए। जो 10% हो तो तकरीबन 2 करोड़ 24 लाख 2 करोड़ 40 लाख बनते हैं। तो मैं कहता हूँ वो भी ना हो कि 60-70 लाख तो कम से कम असेसीज करे ताकि हम चीजों कर सकते। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, एक पिछली बार हमारा फैसला हुआ कि छोटे ताजर जो बिल्कुल जो छोटे ताजर हैं इनके ऊपर 3,000 रुपया बिजली का बिल के ऊपर लगाएंगे और ये अब सब लोग टैक्स देंगे और सब लोग मान गए। हर एक को हमने मनवा लिया। अब जब बिल आए तो उसके ऊपर उन्होंने 6,000 जमा कर दिए। मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती ये काम भी हो। अगर 6,000 उसको लगा दिया जिसकी वजह से शोरगुल मचा और हम जो हमारे 48 लाख के करीब जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे मैं 3,000 रुपया आजना था, तो उसके साथ आप लगाने के कितना बनता है? सही। तो मैं 138-140 बिलियन के करीब बनता है। तो ये तो हम तो खुद खराब करते हैं अपने हाथों से। हम बेस को ब्रॉडन हमने कब किया मुझे बताएं? आप 74 साल से देख रहे हैं, हमने बेस को ब्रॉडन नहीं किया। जो जमा करा रहे हैं उन्हीं को हम स्क्वीज करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो मैं इरफान साहब, एक छोटा सा मैंने ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आते हैं आपकी बात कंटिन्यू करते हुए खाकान हसन नजीब और फरूख सलीम साहब से पूछेंगे क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी अब FPCCI की छतरी तले बैठ के पॉलिटिशियंस को कर लेनी चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बातचीत करेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर जाने से पहले इरफान इकबाल शेख साहब कुछ बात ऐड करना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा कि वो उसे कंप्लीट करें। देखिए, अब हमें जो ना फाइलर और नॉन फाइलर का जो तमाशा लगा रखा है हमने पिछले कई सालों से, इसको खत्म करना होगा। जो बिजनेस करेगा वो रजिस्टर्ड होगा और NTN नंबर लेगा तो वो काम कर सकेगा। जो नहीं होगा रजिस्टर्ड उसको काम करने ना दिया जाए। देखिए, आप जब तक इस किस्म के इकदाम नहीं करेंगे चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। लेकिन इरफान इकबाल शेख साहब, छोटा ताजिर इसी पे सड़कें बंद करके टायर जला के रोड पे बैठ जाता है। जो बात आप कर रहे हैं, हुकूमत भी यही चाहती है कि ये फाइलर और नॉन फाइलर का सिलसिला खत्म हो, सब टैक्स नेट में आए। लेकिन जब छोटा ताजिर आता है सड़कों पर एहतजाज करने तो हुकूमत ब्लैकमेल होती है। फिर देखिए, हमने तो उस वक्त भी कहा था कि 3,000 में कर ले, उसमें सब राजी थे। तो फिर ये इसको 6,000 क्यों लगाया? क्यों खराब किया इस चीज को? ये पॉइंट आपका वैलिड, ये पॉइंट आपका वैलिड है। मैं जरा चाहूंगा कि खाकान हसन नजीब साहब इस पर रिस्पॉन्ड करें। खाकान साहब, जो बात चार्टर ऑफ इकोनॉमी की है, इरफान इकबाल शेख साहब ने एक प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल लोगों को फराम किया, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, और जो रेलेवेंट, बेसिकली ये न्यूट्रल तो नहीं है, बेसिकली रेलेवेंट ही प्लेटफॉर्म है। ट्रेडर्स के साथ बैठें, चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठें और एक इकोनॉमिक प्लान दें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपना इनपुट दें। आपके ख्याल में पॉसिबल है ऐसा? शाहिद साहब, इरफान भाई से ये रिक्वेस्ट है कि आज का चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिस मोमेंट पे हम बात कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करवाएं, और वो ये है कि पाकिस्तान का 9th रिव्यू कंप्लीट होना चाहिए ताकि जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए। That is the only one point agenda that this country should be thinking about. मेरे से ज्यादा इसको इसलिए कोई नहीं समझता कि पाकिस्तान ने कभी अपने 22-23 प्रोग्राम एंटर जरूर किए हैं, पर वाहिद प्रोग्राम है 13-16 का जो कंप्लीट किया है। और जो कि मैं उस कोर टीम को एंकर कर रहा था जब हम ये कर रहे थे काम, उसका हिस्सा था, तो मैं ये जानता हूं कि इतनी कॉम्पिटेंस लेवल चाहिए इसको डील करने को जो हम शायद टेक्निकली कर नहीं पा रहे। नंबर 1। नंबर 2, चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये है कि आपने अगले 6 माह फिर कैसे गुजारने हैं।
आपको बहुत क्लियरली ये बताना पड़ेगा। अब मैं पेमेंट्स आपके सामने किसी दिन रख दूंगा, वो पेमेंट्स रखिए और वो टाइम कैसे गुजारेंगे। आपका जो इंटरनेशनल बॉन्ड है, इट हैज फॉलन फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज। आज स्टॉक मार्केट भी अंडर प्रेशर थी। आप जरा समझिए कि खड़े कहाँ हैं, पहले इसको हल कीजिए। लेकिन खाकान साहब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जब गवर्नमेंट के साथ ये एग्री हो चुका था कि छोटा ताजिर जो है 3,000 रुपए बिजली के बिल में देगा, तो ब्यूरोक्रेसी ने उसे जिस पॉइंट पे इत्तफाक राय हुआ था वो अमाउंट था 3,000 का, ब्यूरोक्रेसी ने उसे जाके 6,000 कर दिया और उसके बाद 3,000 से भी हुकूमत महरूम हुई। तो हुकूमत भी इस किस्म के काम ना सिर्फ IMF के लेवल पे भी चीजों को करती है खराब, फिर जो जिसे कहते हैं लोकल लेवल पे भी खराब करती है। तो फिर उसके बाद हम क्या उम्मीद रखेंगे कि इकोनॉमी ठीक होगी? तो आपने मुझे 2 मिनट देने हैं, पहला मिनट मैं लूंगा। मैं इरफान भाई से 100% एग्री करता हूं, पर इसका हल क्या है आखिर? हल वही है जिससे मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था। देखिए, मैंने बहुत सर्व किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट में भी, और मैं दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ भी काम करता रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी यही काम करता था। जब तक हुकूमतें अपने अंदर कॉम्पिटेंस नहीं पैदा करती, पाकिस्तान का कलीदी मसला ये नहीं है, ये जो सारे मसाइल हैं फिस्कल डेफिसिट, ये आपको रैमिफिकेशंस हैं उस कॉम्पिटेंस लेवल की जो कि हम दिखा नहीं पा रहे। दुनिया भर में जब भी तब्दीली आई है कहीं भी हमारे जैसे ममालिक में, और हम इस पे बात कर सकते हैं, तो आपकी जो कोर टीम की स्ट्रेंथ है वो मैटर करती है, चाहे वो क्यू ब्लॉक फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फिर अगर ये बिल्ड आप करके ये पहले 2 मराहिल हल कर लेते हैं, तो फिर तीसरा मरहला है, वो हल करना है आपकी आने वाली गवर्नमेंट ने। और वो क्या है? वो 2 लफ्जों में बड़ा सिंपल है, पाकिस्तान का अपना, छोड़ दें उसके बाद IMF को, IMF तो चलेगा साथ, वो आप अलहदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अपना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्लान क्या है? पाकिस्तान का अपना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्लान कहाँ है? वो थिंकिंग कहाँ है? ये इतनी आसानी से बनेगा नहीं। जब आप हायर करेंगे बहुत अच्छी टीम, पाकिस्तानी टीम जो इस प्लान को बनाएगी, उसकी मेरा नहीं ख्याल, मैं फिर ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे भी कभी कमेंट करूंगा, उसकी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इनकमिंग गवर्नमेंट है उसने उसको इंप्लीमेंट चले। फर्रुख सलीम साहब, आपके ख्याल में जो बात खाकान हसन नजीब साहब ने कही कि एक इकोनॉमिक टीम, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या जमीयत उलमा इस्लाम फे हो, या छोटे कॉमपरस्त हो, जो चीज हम लैक करते हैं इनमें से किसी के पास भी एक बेहतर इकोनॉमिक टीम नहीं है। दिस इज नाउ प्रूवन। देखिए, मुझे महसूस ये होता है कि गोल्स जो हैं, जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के गोल्स हैं और जो हमारे फैसला साज शख्सियात के गोल्स हैं, वो क्लैश कर रहे हैं। उनके गोल्स जो हैं, जो हुक्मरान तबका है, उनके गोल्स प्योरली पॉलिटिकल हैं, उनके गोल्स जो हैं वो सियासी हैं, और 24 करोड़ पाकिस्तानियों का जो चैलेंज है, जो गोल्स हैं, वो माशी हैं। तो यहाँ गोल्स जो हैं वो कोइंसाइड नहीं कर रहे। फैसला साज शख्सियात मुल्क को किसी और तरफ से ले जाना चाहती हैं, वो उनकी तरजीहात जो है वो सियासी हैं, और जो पाकिस्तानी हैं उनकी तरजीहात माशी हैं। तो जब तक ये गोल्स कोइंसाइड नहीं करते, उस वक्त मामला जो है वो दुरुस्त होता नजर नहीं आता। देखिए, टैक्स की बार बार हम बात करते हैं, मैं समझता हूं कि टैक्स के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि टैक्स तो पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से बढ़ा है। आप अगर 12 साल पहले का बजट खोल के देखें तो उसमें का हद तो था वो 1500 अरब का था, और बजट में टैक्स का हद जो है वो 9200। आप सोचिए, 1500 से 9200 पे चला गया। तो पाकिस्तान टैक्स तो दे रहे हैं। हमारा मसला जो है वो हुकूमती अखराजात का है। 12 साल पहले हुकूमती अखराजात 2500 अरब के थे, और इस बजट में वो 14,000 से भी तजावुज कर चुके हैं। यहाँ पे खाकान साहब कुछ ऐड कर रहे हैं। बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की है। कुछ दिन पहले ही चेयरमैन सेनेट की भी हमने मरात बढ़ा दी है, साबिक चेयरमैन सेनेटों को भी मरात देने के। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपने कहा कि टैक्स लोग दे रहे हैं, लेकिन वो जो तरजीहात हैं हुकूमत के अखराजात की, वो तब्दील हो चुकी हैं। खाकान साहब, आप कुछ ऐड कर रहे थे। देखिए, बड़ा क्लियर है। आप अपने एक्सपेंडिचर्स देखें तो वो बिल्कुल आउट ऑफ वैक चले गए हैं। अब आपकी ये हालत है कि आप 7300 अरब रुपया तो देंगे सिर्फ मार्कअप में इस साल। 7300 अरब पाकिस्तान इंटरेस्ट देगा। फेडरल जो कमाई है वो होगी 6900। आप शाहिद साहब 416 अरब रुपया बोरो करेंगे। ये मैं रिपीट करता हूं, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट
416 अरब रुपया बोरो करेगी तो इस काबिल होगी कि अपना मार्कअप दे सके। अब समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि पाकिस्तान का फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क जो है वो इतनी तकलीफ में है, इसको ठीक करने का जब तक रिफॉर्म नहीं शुरू करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। इसमें पेंशन का रिफॉर्म है, इसमें आपकी जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट का रिफॉर्म है, इसमें एसओईज का रिफॉर्म है। ये काम है जो अब आपको 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर या नवंबर में जब भी हुकूमत नहीं आती है उसको रखना है। इरफान साहब से गुजारिश है कि इसके लिए आपको बहुत ही टैलेंटेड माइंड्स चाहिए जो गवर्नमेंट में बैठकर ये काम कर सकें। इरफान साहब तो एफपीसीसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफपीसीसीआई पहले ही कह रही है कि हम गवर्नमेंट को एक जो है ना प्लेटफॉर्म दे सकते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए। फारूक साहब, जो पॉइंट आपने उठाया कि हुकूमत को अपने अखराजात तो हम कम करने को तैयार ही नहीं है। हमारी जिसे कहते हैं वो चेयरमैन सेनेट की मराहत को ले लें, तनख्वाहों को ले लें, और उसके अलावा भी जो हमारी लग्जरीज हैं वो उसी तरीके से चल रही हैं। मिनिस्टर्स आज भी हमारे 3400 सीसी गाड़ी में सिर्फ इस्लामाबाद के कैपिटल में घूम रहे होते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी कानूनी रुकावट भी है, वो जिसका जिक्र अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे। 18वीं तरमीम जब तक कानून बनी हुई है और जो फेडरल हुकूमत है वो लगभग 6,887 अरब रुपया उसके पास बचता है सूबों को बांटने के बाद। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 7,300 का तो आपने सूद पे करना है। जब तक 18वीं तरमीम को आप फॉलो करते रहेंगे तो उस वक्त आप समझिए कि जो विफाक का बजट बनेगा वो बस हवाई फिगर्स होंगी, उनमें हकीकत जो है वो बड़ी कम होगी। तो कानूनी रुकावट है जो 18वीं तरमीम है, मैं समझता हूँ बड़ी कानूनी रुकावट है जिसकी मौजूदगी में विफाक जो है उसका बिजनेस नहीं चल सकता। खाकान साहब, 18th अमेंडमेंट की मौजूदगी को अगर छेड़ते हैं तो हमारे जो सियासी ज़ौमा हैं वो ये कहते हैं कि ये सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला है, लेकिन उनके पास कोई वे आउट भी तो नहीं है सारी सूरत हाल से निकलने का। एक तो बात ये कि शाहिद साहब के जब हम अपना दिमाग अप्लाई करेंगे, जब हम अपनी थिंकिंग मल्टीलैटरल से वापस लेकर खुद शुरू करेंगे, जब हम कॉम्पिटेंट लोगों को पैसे देंगे और उनको इस डरावे से निकालेंगे कि कल को आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं बाद में नौकरी करने के तंग करेंगी, जब आप ये 4 शराइत पूरी करेंगे तो इसका भी हाल है। मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप ये इसको कैसे, बहुत ठीक बात की है डॉक्टर साहिब ने कि 18वीं तरमीम के बाद हुआ क्या है। 17 सब्जेक्ट हैं शाहिद साहब, 17, एजुकेशन, हेल्थ, ज़कात एंड उशर, पॉपुलेशन, क्लाइमेट। आपने इन सब की मिनिस्ट्रीज क्यों खोली हुई हैं? आपका काम नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। 18वीं तरमीम जो है उसकी वजह से ये खर्चे आपको नहीं करने चाहिए, पर आप वो रिफॉर्म करने को तैयार नहीं है कि ये सब सूबों को दें। ये सूबों का काम है, उनके पास पैसे भी हैं, नहीं है उन्होंने रेवेन्यू अथॉरिटीज बनाई हैं, कलेक्ट करें। वो जाके इनकम, अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी और टैक्स जो है अगर सूबों का काम है, अगर मोटर व्हीकल टैक्स सूबों का काम है तो कलेक्ट कीजिए। हम हैरान होंगे कि कराची में क्या टैक्स कलेक्ट होता है और बॉम्बे में क्या प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होता है। तो ये बात बिल्कुल आगे बढ़ाई है हमने, और हमने आपके सामने रखी है। इससे जाहिर ये होता है कि मुमकिन है कि अगले इलेक्टोरल साइकिल में ये सब तब्दीली लाई जा सके, ये काम किया जा सके। इरफान इकबाल शेख साहब, 30 सेकंड्स में आपको ये लगता है कि हुकूमत अपने इकोनॉमिक फैसलों को पॉलिटिकल फैसलों से दूर रखेगी और अपने अखराजात को कम करेगी जो भी अगली हुकूमत आती है? कभी भी नहीं, जब तक नई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कोई नहीं आती 5 साल के लिए यहाँ पे कोई फैसले नहीं हो सकते। कोई इंटरिम गवर्नमेंट, कोई इंटरनेशनल जो है हमारी जो पावर्स हैं इसको कोई लिफ्ट नहीं कराएंगी। और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से आपकी क्या मुराद है इरफान साहब, जरा खुले लफ्जों में कहिएगा। इलेक्शन, देखिए जी, कोई भी इलेक्शन हो, इलेक्शन में इलेक्टेड होके आए 5 साल के लिए आए, उस गवर्नमेंट की सीट होगी, उसी को इंटरनेशनली माना जाएगा और वही फैसले कर सकेगी। इंटरिम गवर्नमेंट्स नहीं फैसले कर पाती, ना उनसे हो सकते हैं। फारूक सलीम साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स पर जाने से पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो 2 अहम चीजें बताई, खासकर अपने अखराजात को कम करना और सियासी फैसलों को इकोनॉमिक फैसलों से दूर रखने का, ये तो हमें होता हुआ नजर नहीं आता, चाहे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर कोई भी गवर्नमेंट में हो। तो वे फॉरवर्ड फिर तो नजर नहीं आता। देखिए, देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशन, 2 वे फॉरवर्ड्स हैं।
पहला तरीका ये है कि जो सियासतदान हैं वो मिल बैठ के एक मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडे के ऊपर किसी किस्म का कंसेंसस डेवलप कर लें, इत्तेफाक राय डेवलप कर लें। अगर ये पहला सोल्यूशन नहीं हो पाता तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि सियासतदान सियासत खेलते रहें और एक एक्सपर्ट की टीम हो जो माशी फैसले ले। कोई तीसरा हल या तीसरा वे फॉरवर्ड तो मेरे ज़हन में नहीं। फर्रुख सलीम साहब, आपकी बात से मुझे ऐसे झलक नजर आ रही है कि आप इशारा कर रहे हैं टुवर्ड्स सम टेक्नोक्रेट सेटअप। देखिए, इटली में पिछले 70 सालों में लगभग 70 वज़राए आज़म आए हैं और गए हैं, तो सियासी अदम इस्तेहकाम तो वहां पे भी है, लेकिन उन्होंने अपनी मईशत को और सियासत को अलग अलग कर दिया। सही। सियासत खेलते रहते हैं। यही काम बरतानिया में भी हुआ है, यही काम जापान में भी हुआ है। तो बेशुमार मॉडल हमारे सामने है। ठीक है, थैंक यू फर्रुख सलीम साहब। आपका इरफान इकबाल शेख साहब, खाकान हसन नजीब साहब, बहुत अहम बात फर्रुख सलीम साहब ने की और पाकिस्तान के मसाइल का हल ही सिर्फ एक चीज़ में है और वो ये है कि आपके जो माशी फैसले हैं वो सियासी फैसलों से अलग थलग हों, सियासत आपकी चलती रहे। इटली और बरतानिया की तरह वज़राए आज़म 3-3 दिन में बदलते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इकनॉमिक फैसलों को सियासी फैसलों के साथ जोड़ना जब तक हम बंद नहीं करेंगे हम माशी बहरान से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रंद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।